हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। अपने फ्रॉग की आज सिक्स्थ क्लास है और आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे फ्रॉग के नर्वस सिस्टम को। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है क्योंकि इसमें नर्वस सिस्टम में से काफ़ी टाइम्स बहुत अच्छे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की क्लास द नर्वस सिस्टम ऑफ द फ्रॉग। अगर हम फ्रॉग के नर्वस सिस्टम को देखें तो हम इसको तीन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर आता है हमारा मेनली ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। देन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर हमारा आता है क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स। और तीसरा पार्ट है वो है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, जिसके अंदर आता है हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो हम इन तीनों ही डिविजन्स को डिटेल में देखेंगे और समझेंगे कि फ्रॉग का जो नर्वस सिस्टम है वो किस तरीके से पूरी एक्टिविटीज़ को फ्रॉग की कोऑर्डिनेट करता है और कंट्रोल करता है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सबसे पहले हम देखते हैं ब्रेन। तो ब्रेन जो होता है फ्रॉग का वो वाइट होता है, इलोंगेटेड होता है और थोड़ा सा फ्लैट एंड होता है। ओके, और ये क्रेनियम जिसको ब्रेन बॉक्स भी बोलते हैं उसके अंदर वेल प्रोटेक्टेड होता है। तो आप देखेंगे यहाँ पर ये जो ब्रेन है ये क्रेनियम के अंदर एनक्लोज्ड है, राइट। और ये ही इस क्रेनियम जो कि एक स्कल है और ये बहुत ही हार्ड टिश्यू होता है, तो इसके अंदर ये ब्रेन बहुत सॉफ्ट टिश्यू होता है, उसको वो आराम से प्रोटेक्ट करके रखता है। इसके अलावा जो ब्रेन होता है, ब्रेन के चारों तरफ दो कनेक्टिव टिश्यू की मेम्ब्रेन्स होती हैं और इनको हम लोग बोलते हैं मेनिंजेस या मेनाइंजेस भी बोला जाता है। तो ये जो मेनिंजेस होती हैं ये दो लेयर्स होती हैं और ये दोनों कनेक्टिव टिश्यू की लेयर्स होती हैं। अब जो बाहर वाली मैनिंग्स होती है, अब मैनिंग्स जो है आप यहाँ देखिए, यहाँ पर स्पेलिंग डिफरेंस आ रहा है, ये सिंगुलर है, राइट, और ये मैनिंजेस जो है ये प्लूरल है। तो जो आउटर मैनिंग्स होती है उसको हम लोग बोलते हैं ड्यूरा मैटर। ओके, तो यहाँ देखिए ये क्रेनियम है और ये बाहर वाली जो मैनिंग्स है इसको हम लोग बोलते हैं ड्यूरा मैटर। और जो अंदर वाली मैनिंग्स होती है उसको हम लोग बोलते हैं पिया मैटर, और ये आपकी पिया मैटर आ गई। ये अंदर वाली मैनिंग्स है और ये बाहर वाली मैनिंग्स है, तो ये दोनों आपको याद रखना होगा। ड्यूरा मैटर इज आउटर और पिया मैटर इज इनर। अब इन दोनों के बीच में एक फ्लूइड होता है जिसको हम लोग बोलते हैं सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, या शॉर्ट में हम लोग इसको CSF भी बोलते हैं। ये सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड जो होता है ये बेसिकली क्लियर होता है, वाटरी होता है, और जो इसका कंपोजिशन होता है वो कहीं ना कहीं लिम्फेटिक कंपोजिशन होता है। मतलब जैसा कंपोजिशन लिम्फ का होता है उसी तरीके का सिमिलर कंपोजिशन CSF का भी होता है। अब लिम्फ के अंदर तो RBCs बिल्कुल नेग्लिजिबल होती हैं, इसी तरीके से जो CSF होता है इसके अंदर भी जो RBCs होती हैं वो नेग्लिजिबल होती हैं। तो ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए कि जो इसका नेचर होता है CSF का वो लिम्फेटिक होता है। इसका जो मेन काम होता है वो होता है प्रोटेक्शन। अब वो प्रोटेक्शन कैसे होता है आप देखिए, ये जो क्रेनियम है ये हार्ड टिश्यू है, ओके, और जो ब्रेन है वो सॉफ्ट टिश्यू है। तो अब हार्ड टिश्यू और सॉफ्ट टिश्यू के बीच में अगर किसी तरीके की कोई कुशनिंग नहीं होगी तो क्या होगा कि जब भी मूवमेंट होगी फ्रॉग की, ये ब्रेन का जो सॉफ्ट पार्ट है वो क्रेनियम के हार्ड पार्ट के साथ कोलाइड करेगा, वो उसको हिट करेगा और उसकी वजह से इंजरी होने के चांसेस बढ़ जाएंगे या इंजरी हो जाएगी। और एक बार अगर ब्रेन के अंदर इंजरी हो गई तो फिर पूरी बॉडी का कोऑर्डिनेशन बिगड़ सकता है। इसीलिए नेचर ने यहाँ पर एक प्रोटेक्शन मैकेनिज्म दिया है जो ब्रेन को कवर करता है। और यहाँ ये जो सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड है ये इस तरीके के जो शॉक्स होते हैं या इस तरीके की जो चीज़ें जब मूवमेंट के वक्त होती हैं तो वो उसको एब्जॉर्ब कर लेता है और उसको एब्जॉर्ब करने से ब्रेन प्रोटेक्टेड रहता है। तो इस तरीके से ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। दूसरा, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड के अंदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं और ये न्यूट्रिएंट्स ब्रेन को नरिश करने का काम करते हैं। तो इस तरीके से इसका सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड का जो मेन फंक्शन है वो है प्रोटेक्शन एंड नरिशमेंट। ओके, अब ब्रेन के तीन मेन पार्ट्स होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन होता है जो आगे का पार्ट होता है, जो रोस्ट्रम जो एक पोजीशन होती है एनाटॉमिकल, मतलब नोज़ की साइड का जो पार्ट होता है उसको हम फोर ब्रेन बोलते हैं।
हाइंड ब्रेन पीछे का पार्ट हो गया, और जो इन दोनों के बीच में होता है उसको हम लोग मिड ब्रेन बोलते हैं। तो अब देखते हैं कि ये फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन के क्या क्या पार्ट्स होते हैं और उनके क्या क्या फंक्शंस होते हैं। तो ये वाला जो पार्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए। अगर हम फोर ब्रेन की बात करें तो इसके अंदर दो ऑल्फैक्टरी लोब्स होते हैं। अब यहाँ देखिए ये फोर ब्रेन है, और फोर ब्रेन के अंदर ये जो ऑल्फैक्टरी लोब्स हैं इनके नंबर टू हैं, एक इधर है लेफ्ट में और एक है राइट में। इनका मेन काम क्या होता है, ये सेंस ऑफ स्मेल, यानी जो इनके जो सूंघने की शक्ति होती है ये उसको कंट्रोल करते हैं, स्मेलिंग पार्ट को कंट्रोल करते हैं। लेकिन फ्रॉग के अंदर ये पुअरली डेवलप्ड होते हैं, तो उसका जो जो स्मेलिंग पार्ट है वो इतना अच्छा नहीं होता फ्रॉग के अंदर। और उसके बाद आते हैं दो सेरिब्रल हेमिस्फीयर। तो आप ये देखिए, सेरिब्रल हेमिस्फीयर एक लेफ्ट होगा और एक राइट होगा, और ये मिलके बनाते हैं सेरिब्रम। ओके, इनका मेन फंक्शन होता है मेमोरी, ओके, इंटेलिजेंस, यानी मेमोरी को, इंटेलिजेंस को और कॉन्शियसनेस एंड विल, उसको ये कंट्रोल करते हैं। तो ऑल्फैक्टरी लोब्स तो हो गए स्मेल से रिलेटेड, और सेरिब्रल हेमिस्फीयर जो है वो हमारा हो गया मेमोरी, इंटेलिजेंस, कॉन्शियसनेस एंड विल, यानी जो हमारे कॉग्निटिव स्किल्स होते हैं उससे रिलेटेड हो गया। और ये साथ में कंट्रोल करता है वॉलेंट्री एक्शंस, यानी ऐसे एक्शंस जो कि फ्रॉग चाहता है कि वो खुद कंट्रोल करे। ऐसे एक्शंस जैसे कि हॉप करना, वो जब चाहेगा वो अपने अपने आप को मूव कर सकता है। ओके, तो इस तरीके के जो फंक्शंस होते हैं, वॉलेंट्री फंक्शंस को भी ये सेरिब्रल हेमिस्फीयर कंट्रोल करते हैं। फिर आता है ये थर्ड पार्ट इसका है, ये है डायंसेफ्लॉन। तो ये डायंसेफ्लॉन आप देखिए ये यहाँ पर है, और ये डायंसेफ्लॉन ये कंप्लीट करता है आपके फोर ब्रेन को। डायंसेफ्लॉन का मेन काम क्या होता है कि ये विजन में हेल्प करता है। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि ये सिर्फ हेल्प कर रहा है, ये प्राइमरी विजन को कंट्रोल नहीं कर रहा है, ये सिर्फ उसमें हेल्प करता है। और साथ में ये थोड़ा सा बैलेंसिंग का काम करता है। तो बैलेंसिंग और विजन में हेल्प करना, ये दो फंक्शंस होते हैं डायंसेफ्लॉन के। तो इस तरीके से जो फोर ब्रेन के ऑल्फैक्टरी लोब, सेरिब्रल हेमिस्फीयर और डायंसेफ्लॉन, ये पार्ट्स होते हैं। अब हम बात करेंगे मिड ब्रेन की, और मिड ब्रेन को हम लोग इसके अंदर आते हैं दो ऑप्टिक लोब्स। अब ऑप्टिक लोब्स आप काफ़ी लोग जानते हैं, ऑप्टिक का मतलब क्या होता है, ऑप्टिक्स, ऑप्टिशियंस, ये सब आई से रिलेटेड है। सो बेसिकली ये प्राइमरी विजुअल प्रोसेसिंग सेंटर्स होते हैं। तो वो जो देख पाता है अच्छे से, फ्रॉग जो भी देख पाता है, जितना भी देख पाता है, वो इन ऑप्टिक लोब्स की वजह से हो पाता है। तो ये ऑप्टिक लोब्स उसके विजन को कंट्रोल करते हैं, लेकिन हेल्प क्या करता है, डायंसेफ्लॉन भी उसमें हेल्प करता है। तो बट प्राइमरी क्या है, प्राइमरी इसमें ऑप्टिक लोब्स हैं, तो आपको ये याद रखना चाहिए, ये आपके ऑप्टिक लोब्स हैं। फिर अब हम बात करेंगे, थोड़ा पीछे चलते हैं, तो वो आ गया हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन में होता है एक सेरिबेलम, तो ये एक सिंगल है, ये सेरिबेलम होता है। और जो सेरिबेलम होता है ये पुअरली डेवलप्ड होता है, और ये बेसिकली मस्कुलर कोऑर्डिनेशन को कंट्रोल करता है। अब फ्रॉग की जो बॉडी का स्ट्रक्चर है उसमें इतना बहुत ज़्यादा मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी जितनी भी मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं वो सारे कॉन्ट्रैक्शंस ये सेरिबेलम करता है। फिर आता है एक मेडुला ऑब्लोंगेटा। तो आप देखिए ये मेडुला ऑब्लोंगेटा है, और ये दोनों मिलके बनाते हैं हाइंड ब्रेन। मेडुला ऑब्लोंगेटा जो है वो इनवॉलेंट्री फंक्शंस को कंट्रोल करता है, यानी ऐसे फंक्शंस जिसमें फ्रॉग चाह कर भी उसको कंट्रोल नहीं कर पाएगा, या वो उसको अपनी विश के अकॉर्डिंग उसको ऑन या ऑफ नहीं कर सकता, ऐसे को हम लोग बोलते हैं इनवॉलेंट्री फंक्शंस। अब ये क्या क्या है, इसके कुछ एग्जांपल्स हैं। फॉर एग्जांपल हार्ट बीट। अब अगर हार्ट बीट है तो वो फ्रॉग कंट्रोल नहीं करेगा कि वो उसको हार्ट को कब बीट करना है कब नहीं करना, वो तो कॉन्स्टेंटली होती रहेगी। इसके अलावा रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन भी फ्रॉग नहीं कंट्रोल कर सकता, वो भी इनवॉलेंट्री फंक्शन है। और मेटाबॉलिज्म, जो उसकी बॉडी में एक बार उसने फूड को खा लिया, तो एक बार फूड को लेना तो उसका वॉलंटरी कंट्रोल है, टंग मूवमेंट उसका वॉलंटरी कंट्रोल है, लेकिन एक बार फूड अंदर चला गया और वो स्टमक के अंदर जा रहा है, वो इंटेस्टाइन के अंदर जा रहा है, तो वो सारी जो प्रोसेसेस हैं, और फिर सेल्स के अंदर जो मेटाबॉलिज्म हो रहे हैं, वो सारी प्रोसेसेस जो है वो इनवॉलेंट्री होती हैं। तो ये सारे फंक्शंस को कंट्रोल करने का काम करता है मेडुला ऑब्लोंगेटा। तो याद रखिए, मेडुला ऑब्लोंगेटा इनवॉलेंट्री फंक्शंस को कंट्रोल कर रहा है, और वॉलंटरी फंक्शंस को कंट्रोल करने के लिए सेरिब्रल हेमिस्फीयर है। तो इस तरीके से वॉलंटरी और इनवॉलंटरी दोनों फंक्शंस कंट्रोल हो जाते हैं। ओके, अब ब्रेन जो है वो अंदर से एक तरीके का थोड़ा सा हॉलो होता है, तो उसके अंदर कैविटीज़ बनी हुई होती हैं। तो हम देखते हैं कि वो कैविटीज़ कौन कौन सी कैविटीज़ होती हैं।
और ये जो कैविटीज़ होती है ये एक दूसरे के साथ कॉन्टिन्यूअस होती हैं, यानी फोर ब्रेन की कैविटी, मिड ब्रेन की कैविटी और हाइंड ब्रेन की कैविटीज़ जो होती हैं इंटरनली वो एक दूसरे के साथ कॉन्टिन्यूटी में होती हैं, उसमें किसी तरीके का कोई भी पार्टीशनिंग नहीं होती। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे ऑल्फैक्टरी वेंट्रिकल्स की। अब ये जो ऑल्फैक्टरी वेंट्रिकल्स होते हैं ये ऑल्फैक्टरी बल्ब्स के अंदर होते हैं, यानी जो ब्रेन है ऊपर का जो पार्ट है वहाँ पर उसके अंदर की कैविटीज़ को हम लोग ऑल्फैक्टरी वेंट्रिकल्स बोलते हैं। और उसके अलावा फिर आता है उसके आगे कॉन्टिन्यूएशन में लेटरल वेंट्रिकल्स। लेटरल वेंट्रिकल्स जो होते हैं ये दो होते हैं, राइट। और ये लेटरल वेंट्रिकल्स लार्ज होते हैं और यही मेन कैविटीज़ होती हैं इस हेमिस्फीयर की। सो बेसिकली लेटरल वेंट्रिकल्स जो होते हैं वो 1 और 2, हम इनको दो वेंट्रिकल्स बोलते हैं। और ये वेंट्रिकल्स लार्ज और मेन कैविटीज़ होती है, उसके ऊपर जो कैविटीज़ होती है उनको हम लोग वेंट्रिकल्स बोलते हैं। ये हो गए हमारे ऑल्फैक्टरी वेंट्रिकल्स। अब ये जो लेटरल वेंट्रिकल्स हैं ये डायरेक्टली ऑल्फैक्टरी वेंट्रिकल्स के साथ कनेक्ट होते हैं। तो आप देखिए ये आपके ऑल्फैक्टरी वेंट्रिकल्स हैं और ये आपके लेटरल वेंट्रिकल्स हैं और ये दोनों डायरेक्टली एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। और इनका मेन काम क्या है, ये CSF यानी सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड जो होता है, जो मेनिंजेस के बीच में होता है, उसको ये प्रोड्यूस करते हैं और उसको ये सर्कुलेट करने का काम करते हैं। तो ये इनका काम है मेन लेटरल वेंट्रिकल्स का। फिर आता है डायोसील। डायोसील नंबर 3 है और ये नैरो होता है बहुत ही, और ये डायंसेफ्लॉन के अंदर लोकेटेड होता है। तो डायोसील डायंसेफ्लॉन के अंदर होता है और ये बहुत ही नैरो कैविटी होती है। तो आप देखिए ये थोड़ा सा नैरो कैविटी आपको देखने को मिलेगी। ये क्या काम करती है, ये सर्कुलेट करती है सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड को। और ये लेटरल वेंट्रिकल से कनेक्टेड होती है थ्रू अ स्ट्रक्चर जिसको हम लोग बोलते हैं फोरामेन ऑफ मोनरो। तो ये है फोरामेन ऑफ मोनरो, इसकी वजह से ये डायोसील और लेटरल वेंट्रिकल्स ये आपस में कनेक्टेड होते हैं। तो ये जो पाथ है दोनों का कनेक्शन का, ये जो कनेक्शन है इसको हम लोग बोलते हैं फोरामेन ऑफ मोनरो। फिर आता है ऑप्टोसील। अब ऑप्टोसील आप देखिए यहाँ पर है, ये ऑप्टोसील बेसिकली पेयर्ड कैविटीज़ होती है ऑप्टिक लोब्स के अंदर। तो ऑप्टिक लोब्स कहाँ पर होंगे, वो ऑप्टिक लोब्स आपके मिड ब्रेन में होते हैं। तो मिड ब्रेन के अंदर ये कैविटीज़ जो होती हैं उनको हम लोग ऑप्टोसील बोलते हैं। यहाँ पर जो होता है एक होता है इटर, या तो हम उसको इटर बोल सकते हैं या फिर उसको बोलते हैं एक्वेडक्ट ऑफ सिल्वियस। तो ये सेंट्रल और कॉन्टिन्यूस फ्लूइड चैनल होता है जो कि मिड ब्रेन को कनेक्ट करता है डायोसील से, राइट। तो ये जो है चैनल जो है ये मिड ब्रेन, ये डायोसील को, यहाँ पर अगर हम देखेंगे ये डायोसील है, उसको ये डायरेक्टली मेटासील के साथ कनेक्ट करता है। तो यहाँ पर ये मेटासील है। सो द इटर इट इज़ कॉन्टिन्यूस फ्लूइड चैनल ऑफ द मिड ब्रेन। और ये जो मिड ब्रेन का चैनल है इट कनेक्ट्स द डायोसील डायरेक्टली टू द मेटासील। तो यहाँ पर ये अब हम मेटासील के बारे में पढ़ेंगे कि मेटासील क्या होती है। मेटासील जो है ये एक फाइनल कैविटी होती है, ये ट्रायंगुलर होती है। तो अगर आप देखेंगे इसकी जो स्ट्रक्चर है ये ट्रायंगुलर है और ये हाइंड ब्रेन के अंदर होती है और ये मेडुला ऑब्लोंगेटा तक होती है। तो एक बार ये मेडुला ऑब्लोंगेटा तक हो गई, इस पार्ट को हम लोग हाइंड ब्रेन के, इसको हम लोग मेटासील बोलते हैं। तो इस तरीके से ये जो कैविटीज़ होती हैं ये सारी की सारी एक दूसरे के साथ कनेक्ट करती हैं। तो याद रखिए कि लेटरल वेंट्रिकल्स और जो डायसील होता है वो फोरामेन ऑफ मोनरो से कनेक्टेड होते हैं। और यहाँ पर ऑप्टोसील और जो सेंट्रल आपका ये मेटासील है ये आपका इटर या एक्वेडक्ट ऑफ सिल्वियस से कनेक्टेड होते हैं। ये जो मेटासील होती है इसका जो फ्लूइड होता है ये स्पाइनल कॉर्ड तक जाता है। तो इसका मतलब ये कॉन्टिन्यूटी में स्पाइनल कॉर्ड तक, स्पाइनल कॉर्ड एक लंबी एक जो इसका पार्ट होता है, एक्सटेंशन होता है ब्रेन का, ये वहाँ तक जाता है, उसका पूरा फ्लूइड वहाँ तक कंटिन्यू करता है। और इसी तरीके से जो मेनिंजेस होती हैं वो भी उसको स्पाइनल कॉर्ड में कंटिन्यू होकर स्पाइनल कॉर्ड के दोनों तरफ या चारों तरफ वो अपना दोनों कनेक्टिव टिश्यूज़ मेनिंजेस बनाते हैं। अब जो मेडुला ऑब्लोंगेटा होता है वो स्कल के अंदर एक एक छोटा सा होल होता है जिसको हम बोलते हैं फोरामेन मैग्नम, वहाँ से ये निकलता है और वो स्पाइनल कॉर्ड को कंटिन्यू हो जाता है जो कि वर्टिब्रल कॉलम के अंदर एनक्लोज्ड होती है। तो आप देखेंगे यहाँ पर ये स्कल है और ये वाला जो पार्ट है एक छोटा सा होल जो है इसको हम लोग बोलते हैं फोरामेन मैग्नम। तो ब्रेन यहाँ से मेडुला ऑब्लोंगेटा यहाँ से निकल के और उसको स्पाइनल कॉर्ड बना देता है और ये स्पाइनल कॉर्ड सीधे अंदर नीचे तक जाती है बैक में, डॉर्सल पार्ट में। और ये वर्टिब्रल कॉलम के अंदर जो बैकबोन होती है उसके अंदर ये सेफ रहती है। अब हम बात करते हैं स्पाइनल कॉर्ड के बारे में।
स्पाइनल कॉर्ड जो होती है वो थिक होती है, सिलेंड्रिकल होती है, वाइट होती है और शॉर्ट होती है। फ्रॉग के अंदर ये बहुत लंबी नहीं होती, ये शॉर्ट होती है लेकिन थिक होती है, ये सिलेंड्रिकल होती है और ये वाइट कलर की होती है। और ये जिस तरीके से ब्रेन दोनों मैनेजेस से कवर्ड रहता है, ड्यूरा मैटर और पिया मैटर, उसी तरीके से ये स्पाइनल कॉर्ड भी वही दोनों मैनेजेस से कवर्ड रहती है। तो वो मैनेजेस कंटिन्यू करती हैं ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड को। और पीछे जाके जब ये बैक साइड में जाती है ये, और ये लास्ट में जब इसका देखेंगे स्पाइनल कॉर्ड का, तो ये टर्मिनेट हो जाती है एक फिलामेंट में, और ये फिलामेंट होता है नॉन नर्वस, यानी इसके अंदर कोई नर्व एक्टिविटी नहीं होती, और इसको हम लोग बोलते हैं फाइलम टर्मिनेल। तो आप ये देखिए यहाँ पर ये मेडुला ऑब्लोंगेटा है, और ये मेडुला ऑब्लोंगेटा इस फोरम एंड मैग्नम से आगे एक्सटेंड कर रहा है, ये स्पाइनल कॉर्ड हो गई। और लास्ट में जब ये जाती है तो ये एक एक फिलामेंट में टर्मिनेट करती है, और इसको बोलते हैं हम फाइलम टर्मिनेल, और ये नॉन नर्वस फिलामेंट होता है। अब बेसिकली अगर हम स्पाइनल कॉर्ड का फंक्शन देखें तो ये मेनली रिफ्लैक्स एक्शन से कंसर्न होती है। ओके, अब हम बात करेंगे नर्व्स के बारे में। तो नर्व्स जो होती हैं वो दो तरीके की नर्व्स होती हैं। एक होती हैं बेसिकली जो कंट्रोल करती हैं, जो सेंसेस को लेके जाती हैं, उनको हम सेंसरी नर्व्स बोलते हैं। जो नर्व्स ब्रेन से और ऑर्गन्स तक जाती हैं उनको हम लोग मोटर नर्व्स बोलते हैं, राइट। और कुछ नर्व्स जो होती हैं वो वॉलेंट्री मूवमेंट्स में इन्वॉल्व होती हैं, कुछ नर्व्स होती हैं वो इनवॉलेंट्री मूवमेंट में इन्वॉल्व होती है। तो बेसिकली नर्व्स ही हैं जो मेन पूरे बॉडी के अंदर एक नेटवर्क की तरह रहती हैं, और ये एक एक ऑर्गन को कंट्रोल करती हैं, राइट। और ये ही हैं जो जितने भी सेंसेस होते हैं या जितने भी आपके बाहर के एनवायरमेंटल क्यूज़ होते हैं, सिग्नल्स होते हैं, उनको ब्रेन तक लेके जाना, और ब्रेन से जो भी ऑर्डर्स होते हैं, कमांड्स होते हैं बॉडी के लिए, वो उनको डायरेक्ट करती हैं ऑर्गन्स तक। तो नर्व्स हैं बेसिकली, ये कंट्रोल करती है सेंसरी फंक्शंस को, वॉलंटरी मूवमेंट्स को, इनवॉलंटरी विसरल एक्टिविटीज़ को। अब क्रेनियल नर्व्स यानी ऐसी नर्व्स जो कि ब्रेन से निकलती हैं, ब्रेन से ओरिजिनेट होती हैं, उनको हम लोग बोलते हैं क्रेनियल नर्व्स। तो फ्रॉग के अंदर 10 पेयर्स होते हैं, याद रखिए। फ्रॉग के अंदर 10 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स होती हैं, जबकि ह्यूमन के अंदर अगर हम कंपेयर करें तो ह्यूमन के अंदर 12 पेयर्स होते हैं। तो ह्यूमन की क्रेनियल नर्व्स हम लोग देखेंगे जब हम लोग ह्यूमन का नर्वस सिस्टम डिस्कस करेंगे, और ये ब्रेन से ओरिजिनेट होती हैं। और जो नर्व्स हमारी स्पाइनल कॉर्ड से निकलती हैं उनको हम लोग बोलते हैं स्पाइनल नर्व्स। ये भी 10 पेयर्स होते हैं फ्रॉग के अंदर। तो फ्रॉग के अंदर याद रखिए देयर आर 10 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स एंड 10 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स। अब यहाँ देखिए ये एक एक इन्फोग्राफिक है जो कि दिखाता है पूरी की पूरी 10 क्रेनियल नर्व्स को। यहाँ पर आपको एक चीज़ याद रखनी है कि ये जो ऑर्डर है, ये ऑर्डर आपको चेंज नहीं करना। ऐसा नहीं है कि आप ट्रॉक्लियर अगर ये 4 नंबर पर है तो आप इसको 2 पर ले जाएंगे और ऑप्टिक को आप 4 पर ले आएंगे। ओके, ये इसी ऑर्डर में आपको याद रखनी है। तो ये रोमन न्यूमरल से हम इनको रिप्रेजेंट करते हैं 1 से लेकर 10 तक। तो पहली है ऑल्फैक्ट्री, और ऑल्फैक्ट्री जाती है, ये ब्रेन से निकलती है, और ये ऑल्फैक्ट्री एपिथेलियम जो कि नेज़ल कैविटी के अंदर होती है, ये वहाँ तक जाती है, उसको सप्लाई करती है, और ये स्मेल को बेसिकली सेंस करती है। तो ये है हमारी ऑल्फैक्ट्री नर्व। सेकंड नंबर की जो नर्व होती है वो होती है ऑप्टिक, और ये रेटिना में जाती है, आइज़ के रेटिना में जाती है, और ये विजन को कंट्रोल करती है। ओके, थर्ड है हमारी ऑक्यूलोमोटर। ये ऑक्यूलोमोटर आई मसल्स को जाती है, लेकिन ये सुपीरियर ऑब्लिक और सीलियरी बॉडी में नहीं जाएगी। उसके अलावा जितनी भी आई मसल्स हैं ये सारी आई मसल्स में जाएगी एक्सेप्ट सुपीरियर ऑब्लिक एंड सीलियरी बॉडी। तो ये ऑक्यूलर मोटर है, और ये आई मूवमेंट को और प्यूपिल को कंट्रोल करती है। देन आती है हमारी फोर्थ नंबर पर ट्रोक्लियर, और ये सुपीरियर ऑब्लिक मसल जो होती है, जो ऑक्यूलोमोटर नहीं सप्लाई कर रही है, ये उसको सप्लाई करती है। तो ये जो ट्रोक्लियर है ये कंट्रोल सुपीरियर ऑब्लिक आई मसल को कंट्रोल ये करती है। फिर आती है हमारी ट्राइजेमिनल। अब ये जो ट्राइजेमिनल है ये बेसिकली स्किन जो होती है फेस की, अपर जॉ हो गया, जॉ मसल्स हो गए, वहाँ पर ये जाके डिस्ट्रीब्यूट हो जाती हैं। तो ये जो ट्राइजेमिनल है ये सेंसरी होती है, ये फेस में जाएगी, और ये जॉ का जो मस्कुलर मूवमेंट है ये उसको कंट्रोल करती है। ओके, ये है ट्राइजेमिनल। देन सिक्स्थ पे आती है हमारी एब्ड्यूसेंस। एब्ड्यूसेंस जो होती है वो लेटरल रेक्टस मसल होती है।
सो ये बेसिकली कंट्रोल करती है लेटरल रेक्टस आई मसल को। ओके, तो आई के लिए आप देखें कि बहुत ज़्यादा मसल्स यहाँ पर दी हुई हैं। फिर आती है फेशियल विच इज़ नंबर 7। और ये जो फेशियल है, ये जो मसल्स होती हैं फेस की, उसके अलावा ये टेस्ट जो होता है टंग के एंटीरियर पार्ट में, और जो ग्लैंड्स होती हैं ये उनको सप्लाई करती है। तो ये इसका काम होता है टेस्ट और फेशियल मसल्स को कंट्रोल करना और ग्लैंड को सिक्रीट करना। तो ये काम होता है इसका फेशियल मसल्स का। देन आती है ऑडिटरी मसल। ऑडिटरी को हम लोग वेस्टिबुलो कॉक्लियर भी बोलते हैं, तो ये वेस्टिबुलो कॉक्लियर भी है। और ये जो होती है ये बेसिकली इनर ईयर में जाती है और इसका मेन काम होता है हियरिंग एंड बैलेंसिंग। तो ये हियरिंग एंड बैलेंस का काम करती है। तो 8th नंबर की जो मसल होती है वो ऑडिटरी होती है। देन 9th नंबर जो होता है वो होगी आपकी ग्लॉसोफेरेंजियल। और ये जो ग्लॉसोफेरेंजियल है ये टंग में जाती है, फेरिंग्स में जाती है, और ये ब्रैंकियल रीजन में जाती है, और ये बेसिकली स्वेलोइंग को जो है ना कंट्रोल करती है। तो ये टेस्ट में सेंसरी जो टंग का पार्ट है और जो फेरिंग्स है, स्वेलिंग का काम है, ये सारा काम ये ग्लॉसोफेरेंजियल करती है। और सबसे लास्ट में होती है 10th नंबर पर वेगस नर्व। और ये वेगस नर्व जो होती है वो हार्ट में, लंग्स में, डाइजेस्टिव ऑर्गन्स में, और जो बाकी विसरल स्ट्रक्चर्स हैं ये उनको कंट्रोल करती है। तो ये काफ़ी बड़े पार्ट को कंट्रोल करती है। तो ये हार्ट को कंट्रोल करेगी, लंग्स को, डाइजेस्टिव ऑर्गन्स को, और विसरल फंक्शंस को ये कंट्रोल करती है। तो ये है 10 की 10 क्रेनियल नर्व्स। अब हम बात करेंगे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की। तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो होता है वो बेसिकली मेंटेन करता है बैलेंस, बॉडी के फंक्शंस को वो एडजस्ट करता है। तो जो हमारे दो तरीके के नर्वस सिस्टम होते हैं, एक है हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और एक है हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। अब जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है ये बेसिकली फाइट और फ्लाइट का पार्ट प्ले करता है, और जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है वो रेस्ट एंड डाइजेस्ट का पार्ट प्ले करता है। तो फाइट एंड फ्लाइट का मतलब है कि या तो कोई ऐसी चीज़ आ गई जिसमें उसको फाइट करना है, उसको एक्टिविटी शो करनी है, या वहाँ से भाग जाना है। इस तरीके की चीज़ों को कंट्रोल करने वाला जो नर्वस सिस्टम है उसको हम लोग सिंपैथेटिक बोलते हैं। और पैरासिम्पैथेटिक क्या करेगा, वो उसको रेस्ट कराएगा फ्रॉग को, और वो साथ में डाइजेशन में हेल्प करेगा। तो और ये दोनों को बैलेंस करने का काम करते हैं। तो अब देखिए कि कैसे कर रहा है। सो सिंपैथेटिक प्रिपेयर्स द फ्रॉग फॉर एक्शन, इट इंक्रीजेज अलर्टनेस एंड एनर्जी। ओके। और ये जो पैरासिम्पैथेटिक है, इट प्रमोट्स रेस्ट, इट कंजर्व्स एनर्जी, एंड इट सपोर्ट्स डाइजेशन एंड रिकवरी। सो बेसिकली हीलिंग में भी ये हेल्प करता है। अब देखिए, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम प्यूपिल को डायलेट कर देता है। ओके। लेकिन पैरासिम्पैथेटिक इसका अपोजिट एक्शन करता है, वो प्यूपिल को कॉन्स्ट्रिक्ट कर देता है। इसी तरीके से सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हार्ट रेट को इंक्रीज करता है, जिससे स्ट्रॉन्ग, फास्ट और कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं हार्ट के अंदर। लेकिन वही पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम उसको डिक्रीज करता है, वो उसको स्लो करता है, वीक करता है कॉन्ट्रैक्शंस को। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ब्रीदिंग रेट को इंक्रीज करता है, लेकिन पैरासिम्पैथेटिक ब्रीदिंग रेट को डिक्रीज करता है। ओके। और यहाँ पर सिंपैथेटिक सिस्टम डाइजेस्टिव एक्टिविटी को स्लो डाउन करता है, स्टमक और इंटेस्टाइन की एक्टिविटी को स्लो डाउन करता है, लेकिन पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम, बिकॉज ये रेस्ट एंड डाइजेस्ट है, ये इसको इंक्रीज करता है, ये स्टिमुलेट करता है स्टमक को और इंटेस्टाइन को। यूरिनरी ब्लैडर को सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम रिलैक्स करता है, तो वाटर जो है वो लॉन्ग टाइम तक ये हेल्ड रहता है। ओके। उसके अंदर जो यूरिन होता है वो उसको मेंटेन रखता है, उसको होल्ड करके रखता है। लेकिन यहाँ पर पैरासिम्पैथेटिक एक्शन जो है वो इस ब्लैडर को कॉन्ट्रैक्ट करता है, जिसकी वजह से यूरिनेशन को ये प्रमोट करता है। अब अगर हम स्किन और ब्लड वेसल्स की बात करें तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करता है और स्किन के अंदर ये ब्लड फ्लो को रिड्यूस करता है। जबकि यहाँ पर पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम इसका अपोजिट एक्शन करेगा, वो डायलेट करेगा और वो बेसिकली इंक्रीज करेगा ब्लड फ्लो को स्किन के अंदर। तो आप देखिए कि किस तरीके से सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक एक दूसरे के अपोजिट काम करते हैं और एडजस्ट करते हैं कि क्या एनवायरमेंटल कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग वो उसको फ्रॉग को उसी एक्टिविटी की तरफ लेके जाते हैं। सो ओवरऑल इफेक्ट अगर हम देखते हैं तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इट इंक्रीजेस अलर्टनेस, एनर्जी एंड रेडीनेस फॉर रैपिड मूवमेंट, जबकि पैरासिम्पैथेटिक इट प्रमोट्स कामनेस, एनर्जी कंजर्वेशन एंड
recovery. Okay, so both systems work together to maintain homeostasis. When the threat is gone, the parasympathetic system helps the frog return to a resting state. तो जैसे ही थ्रेट खत्म हो जाती है वो वापस अपनी रेस्टिंग स्टेट में आ जाता है. ओके, अब हम बात करेंगे सेंस ऑर्गन्स की. सो सेंस ऑर्गन्स में आता है एक ऑर्गन ऑफ टच. तो इसमें आपके सेंसरी पैपिली हैं. एंडिंग्स जो होती हैं बेसिकली टेस्ट में टेस्ट बड्स होते हैं और ये स्मेल में नेजल एपिथेलियम होता है. ये सेलुलर एग्रीगेशंस होते हैं नर्व के अराउंड. ओके, तो ये जो हैं ये बेसिकली एग्रीगेशंस है, ये बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं होते. लेकिन विजन जो है आइज़ जो होती हैं वो वेल ऑर्गेनाइज्ड है और बाकी की वर्टिब्रेट्स की तरह पूरी तरीके से ये डेवलप होती है. हियरिंग जो होती है वो टिम्पैनम होता है जो कि विद इंटरनल ईयर्स ये भी वेल ऑर्गेनाइज्ड होता है. तो हियरिंग और विजन तो इसका बहुत अच्छा होता है लेकिन बाकी के जो ऑर्गन्स होते हैं वो इतने डेवलप नहीं होते. एक्सटर्नल ईयर इज एब्सेंट इन फ्रॉग्स, सो ओनली मिडिल एंड इंटरनल ईयर वर्क्स. सो टिम्पैनम जो विजिबल होती है और जो ईयर होता है वो बेसिकली हियरिंग और बैलेंसिंग का काम करता है और ये इक्विलिब्रियम का काम करता है. तो ये था आज का डिस्कशन हमारे फ्रॉग के नर्वस सिस्टम के बारे में. अब हम आपसे अगली क्लास में बात करेंगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम को लेकर. तब तक आप अपना ध्यान रखिए. टेक केयर एंड थैंक यू.